तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 7 का इंग्लिश और चैप्टर का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका हम लोग देखेंगे प्रश्न का उत्तर। सभी को जोहार, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। एक्सप्लोर द पोएम के अंतर्गत क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, निम्नलिखित सवालों का जवाब दीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड कंट्री मैन स्ट्रीव टुवर्ड्स। कवि के अनुसार देशवासियों को किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट कंट्री मैन स्ट्रीव टुवर्ड हार्ड वर्क। कवि के अनुसार देशवासियों को कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। Poet wants that his every countryman have to work hard to reach their goal and in a long run to reach perfection. कवि चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक देशवासी कड़ी मेहनत करें, एक गोल रखे, एक लक्ष्य रखे और लक्ष्य के तहत वे काम करें। इससे क्या होगा? परफेक्शन मिलेगा, मतलब काम निपुणता के साथ संपन्न होगी। He thanks people should not be tired by working and not be lazy and ignore their work. उनका मानना है कि लोग काम करके थके नहीं। दूसरा क्वेश्चन है नेम टू क्वालिटीज द पोएट विशेष टू सीन इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम। कविता में कवि अपने देशवासियों में कौन से दो गुण देखना चाहते हैं। द पोएट वांट्स हिज कंट्रीमैन इज इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल टुवर्ड्स देयर नेशन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे देश में हमारे देशवासियों में एकता और सच्चाई रहे। टू क्वालिटीज यहाँ द लगा देंगे। द पोएट वांट्स टू सी इन हिज कंट्रीमैन। कवि इन दो गुणों को अपने राष्ट्र में अपने लोगों के साथ देखना चाहते हैं, अपने देशवासियों में सच्चाई और एकता को देखना चाहते हैं। अब आइए तीसरा प्रश्न है What does the poet mean ever widening through action? The poet wishes his countrymen to be progressive and broad-minded. कवि अपने देशवासियों की प्रगति की कामना करते हैं। He wants that their minds are led forward to every widening thought and action by the Almighty. चौथा प्रश्न है What kind of a heaven does द पोएट प्रे फॉर हिज नेशन। कवि अपने राष्ट्र के लिए किस प्रकार के स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। कवि पोयम में, कविता में अपने देश के लिए किस प्रकार के स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, ये बताना है। चलिए देखिए, तो आंसर हो जाएगा द पोएट प्रेज टू द ऑलमाइटी टू राइज और लिफ्ट हिज कंट्री टू सच हाइट्स वेयर फ्रीडम वुड बी रियलाइज्ड एट इट्स बेस्ट। ब्रैकेट में है ये हेवन ऑफ फ्रीडम। कवि सर्वशक्तिशाली ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उसे ऊपर उठाएं और उद्धार करें, हमें ऊपर उठाएं और उद्धार करें, देश को ऐसी ऊंचाई तक ले जाएं जहां स्वतंत्रता अपने चरम पर हो, सभी लोग स्वतंत्र हो, सभी लोग अपना स्वतंत्र रूप से विचार रखें, अपनी बाहें को फैलाएं, सभी को सभी तरह से आजादी हो। इस तरह से कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना। अब आइए पांचवा प्रश्न है होम डू यू थिंक द पोएट एड्रेसेस एज फादर इन द लास्ट लाइन। आपके विचार से कवि ने अंतिम पंक्ति में किसे पिता कहकर संबोधित किया है। तो किसे पिता कहकर संबोधित किया है आपके विचार से? तो कविता में माय फादर जो कहा गया है वह इनको कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा द पोएट एड्रेसेस गॉड एज फादर। कवि ईश्वर को पिता कहकर संबोधित करते हैं। इस तरह से 1 to 5 प्रश्न हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कंटेस्ट। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संदर्भ के अनुसार दीजिए। संदर्भ के अनुसार उत्तर देना है। जैसे ये पोयम है ना, तो इसी पोयम पर यहाँ पर क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, इसका तो हम समझाए हैं ना, जहाँ मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुफ्त में मिले, जहाँ संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों के द्वारा टुकड़ों में विभाजित ना हो, इसको हम बढ़िया से समझाए हैं, है ना। नहीं समझोगे तो पिछले वाले वीडियो में जाके देखिए, वहां पता चल जाएगा। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द हेड इज हेल्ड हाई। सिर ऊंचा रखा जाता है, इसका मतलब क्या है?
द पोएट मीन्स टू से दैट आवर कंट्रीमैन शुड लिव विथ प्राइड एंड डिग्निटी। कवि यहाँ पर कहते हैं, कवि के कहने का तात्पर्य है गर्व और सम्मान के साथ जिए, ऐसा ईश्वर से वे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री। जहां ज्ञान निःशुल्क है से क्या तात्पर्य है? जहां ज्ञान निःशुल्क है से क्या तात्पर्य है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है द पोएट मीन्स टू से दैट आवर कंट्री मैन शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू टेक एजुकेशन फ्री एंड अवेलेबल टू एवरीवन। देखिए यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, कवि के कहने का तात्पर्य है हमारे देशवासियों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, और यह जो शिक्षा है सभी के लिए प्राप्त हो। निःशुल्क शिक्षा सभी का अवसर प्राप्त करने वाला हो, ऐसा एजुकेशन चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, है ना। व्हाट आर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक वॉल्स में क्या होता है? घरेलू दीवारें। संकरी घरेलू दीवारें क्या हैं, है ना। तो इसका जवाब होगा, आंसर है द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स मीन दैट देयर वेयर नो फ्रैक्शन एमोंग आवर कंट्रीमैन। यहाँ कहने का मतलब है कि संकीर्ण घरेलू दीवार का अर्थ है कि यहाँ के लोगों के बीच कोई फ्रैक्शन ना हो, है ना, कोई विवाद ना हो, कोई टकराहट ना हो, कोई टकराव ना हो। आवर कंट्रीमैन शुड नॉट बी नैरो माइंडेड। हमारे देशवासियों के बीच संकीर्ण मानसिकता ना हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिर यहाँ पर क्या है, ये पोयम का कुछ सारांश है ना, और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट कंपेयर रीजन एंड डेड हैबिट टू। कवि तर्क और मृत आदत की तुलना किससे करता है? चलिए इसका जवाब देते हैं। आंसर है द पोएट कंपेयर्स रीजन टू क्लियर ड्रीम एंड डेड हैबिट टू डेडली डेजर्ट। देखिए वह क्लियर ड्रीम के साथ किया जा रहा है, स्पष्ट धारा के साथ किया जा रहा है, स्पष्ट तर्क के साथ किया जा रहा है। बुरी आदत की तुलना डेडली घातक रेगिस्तान से किया जा रहा है, मृत रेगिस्तान से किया जा रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए विच लैंड मीन्स एंडलेस एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी। सर यहाँ पर कि किस पंक्ति का अर्थ है सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अंतहीन प्रयास किए जाते हैं। मतलब ऊपर देखेंगे किस लाइन में कहा गया है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अंतहीन प्रयास किए जाते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अंतहीन प्रयास किए जाते हैं, है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है ना। वेयर टायरलेस स्ट्रेस इट्स आर्म टुवर्ड्स, ये 2 लाइन में है कविता में। परफेक्शन मीन्स इंडलेस यहाँ हो जाएगा। एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द बेस्ट क्वालिटी। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यहाँ पर कह रहा है कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दिए गए अर्थों से मिलान कीजिए। मतलब ये कॉलम है ना, इसका अर्थ कॉलम ए में क्वेश्चन है, इसका अर्थ कॉलम बी में दिया गया है, तो इसके साथ मैच करना है ना। चलिए मैच करते हैं। पहले समझते हैं क्या कह रहा है। फियर मीन्स क्या होता है? डर होता है। फियर मीन्स क्या होता है? डर, है ना। तो डर किसके साथ मैच होगा? फीलिंग विच वन हैज व्हेन इन डेंजर। यहाँ कह रहा है कि खतरे में पड़ने पर होने वाली भावना, उसको बोलते हैं फियर। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा, है ना। तो फियर किसके साथ मैच होगा? इसके साथ ऐसे। ठीक है, अब आते हैं नॉलेज। क्या है नॉलेज? नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। नॉलेज मीन्स क्या होगा? ज्ञान होगा। तो ज्ञान यहाँ होगा थिंग्स नो, है ना, ज्ञान की बातें। ये देखिए ये हो जाएगा नॉलेज, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे आते हैं थी। देखिए थी, है ना, थी के साथ यू होगा। अब नेक्स्ट आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? मरुस्थल, रेगिस्तान। रेगिस्तान किसके साथ मैच होगा? लार्ज सैंडी पीसेस ऑफ लैंड, जमीन का बड़ा रेतीला टुकड़ा। तो यही हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। देख रहे हैं। अब जो लास्ट बच गया विथआउट, तो लास्ट बचा उसके साथ मैच कर देना है विथआउट, है ना, विथआउट नॉट हैविंग, ये हो जाएगा। देखिए हर रंग में हम इसको रंग दिए हैं, है ना, हर रंग में उसको हम बनाए हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है, सो देखिए फिल इन द मिसिंग फैक्ट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर
टू कंप्लीट हिज प्रोफाइल, मतलब डेट ऑफ बर्थ, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर देखेंगे कवि के बारे में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे 7 मई 1861, है ना, मई 7 1861, ये हो जाएगा आंसर। देख लिए, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा ना, 7 मई 1861, यानी तो लिख सकते हैं मई 7 1861। डेड ऑन मतलब मृत्यु कब हुआ, अगस्त 7 1941, अगस्त 7 1941, तो यहाँ पर लिखेंगे अगस्त 7 1941, या नहीं तो 7 अगस्त 1941। ठीक है, हो गया। अब आइए, अब दूसरा है ईयर ऑफ विनिंग द नोबल प्राइज, नोबल पुरस्कार जीतने का वर्ष। तो नोबल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब जीते, इसका भी आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए, है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आपको हम खोज खोज के बता दे रहे हैं। देखिए 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि, 1913, क्या लिखेंगे 1913। फाउंडेड द लर्निंग पैलेस, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है फाउंडेड शांति निकेतन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शांति निकेतन। तो हम बता दे रहे हैं, है ना, समझा भी दे रहे हैं। अब आगे आते हैं, सेम स्टोरीज रिटेन बाय हिम, है ना, उनके द्वारा लिखी गई कुछ कहानियां, तो कौन कौन सी कहानियां हैं उनके द्वारा लिखी गई, तो देखिए कौन कौन सी कहानियां, ये भी यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। देखिए काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, गोरा, है ना, इसी को लिख देना है, काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, गोरा, इसको लिख देना है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, है ना, कविता का संग्रह, तो कौन कविता का संग्रह है, गीतांजलि, क्या होता है गीतांजलि, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर गीतांजलि, है ना, गीतांजलि, देखिए कलेक्शन ऑफ पोएम गीतांजलि, तो गीतांजलि लिखेंगे। तो इस तरह से हम बताए ना, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए। देखिए अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा मेरा, वो इस पर रहेगा टू का प्रयोग, इन टू का प्रयोग और इन टू का प्रयोग कैसे होता है, इसको बढ़िया से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।